Assalamualaikum. My name is Mohammed Ahmed, and my tutor topic is International Capital Market Theory. First, we talk about what is capital. Basically, capital means the money a company needs to function and to expand. इसको हम इस तरह कह सकते हैं हमें सरमाया जो होता है हमारा अपने कंपनी के नीड्स को पूरा करने के लिए या फॉर एग्जांपल एक कंपनी है फॉर एबीसी नाम है कंपनी का और वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रही है तो उसको कैपिटल की जरूरत है वो कैपिटल कैसे जनरेट कर सकती हैं कैसे अपने फंड्स कलेक्ट कर सकती हैं। उसके टू वेज हो सकते हैं। फर्स्ट वो सबसे पहले अपने या तो बैंक के पास जा सकती है लेकिन बैंक के पास जाएगी तो वो इंटरेस्ट रेट अपना चार्ज करेंगे तो वो उनका थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। सेकंड वे इनके पास क्या है कि वो शेयर्स इशू करेंगे, पब्लिक को शेयर इशू करेंगे, पब्लिक जो है वो शेयर्स परचेज करेंगे और उस पर डिविडेंड देगी कंपनी। तो वो उनको ज्यादा सेव लगता है बेटर रेदर देन बैंक से। तो वो हम किसे कह सकते हैं कैपिटल किसी भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट की बात करें तो मार्केट क्या होती है। मार्केट अ मींस बाय विच द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे हम गुड्स की या सर्विसेज की तब्दीली करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ बायर एंड सेलर। उधर कुछ बायर होते हैं जिन्होंने खरीदना होता है और कुछ सेलर्स होते हैं जिन्होंने अपनी चीजें सेल करनी होती है। बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद वन एनदर, एक दूसरे के साथ उनका राब्ता होता है इधर डायरेक्टली और थ्रू मीडिएटिंग एजेंट्स और इंस्टीट्यूशन। अब अक्सर मार्केट ऐसी होती है जहाँ पे डायरेक्ट हम सेलर और बायर डायरेक्ट नहीं करते, वहां पे मीडिएटिंग एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स वो होते हैं जो मिडिल मैन को आप कह सकते हैं, कुछ दरमियान में जो डील करवाते हैं बायर्स वाली साइड से और सेलर्स वाली साइड में, दोनों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इन दोनों के आपस में मिडिल मैन की इंस्टीट्यूशन या कोई इंस्टीट्यूट होता है वो उनके थ्रू डील वगैरह करवाता है। इंस्टीट्यूट ये हो सकता है जिसमें इंटरनेशनल मार्केट में हम जाते हैं, हम स्टॉक वगैरह करते हैं, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या डिफरेंट जो कंपनीज के हम शेयर्स वगैरह खरीदते हैं वो एक इंस्टीट्यूट है जो है, मिडल जो है हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू हम बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स indulge in trade of financial securities like bonds, stock, etc. अच्छा, अब कैपिटल की बात की थी हमने, इसमें कैपिटल में बेसिकली लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, वो आती हैं। मार्केट जहाँ हमने बात की थी बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट ईच अदर फॉर सेलिंग पर्पसेस और सम स्पेसिफिक पर्पस। तो अब इन दोनों को देखें अगर हम, कैपिटल हमारी क्या होगी, बॉन्ड, स्टॉक, इस बार डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, ये जो चीजें होंगी इसकी हम जो बाइंग एंड सेलिंग करेंगे उसको हम कहेंगे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मीन्स बॉन्ड, स्टॉक सेक्टर, जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज है लॉन्ग टर्म की, और मार्केट जहाँ पे हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो इसका क्या है, जितनी भी सिक्योरिटीज की हम बाइंग और सेलिंग करेंगे वो हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, तो उसका हम कैपिटल मार्केट कहेंगे। इसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज नहीं आएंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बेसिकली आपकी सारी मनी मार्केट में आती हैं। तो कैपिटल मार्केट में सिर्फ हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स forums एंड मैकेनिज्म फॉर गवर्नमेंट्स, कंपनीज एंड पीपल टू बोरो और इन्वेस्ट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ये कैपिटल मार्केट जिससे हमने पीछे बात की कि हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की परचेज या हम सेल करते हैं, बाइंग सेलिंग जिसकी हमने बात की है, इसमें भी उसने आके इंटरनेशनली अक्रॉस बाउंड्रीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइना की किसी कंपनी के परचेज करना चाह रहा हूँ शेयर, बॉन्ड्स जो भी परचेज करना चाह रहा हूँ किसी कंपनी के शेयर, तो वो मैं इंटरनेशनली है, मैं अक्रॉस द बाउंड्रीज में परचेज कर रहा हूँ या मैं सेल कर रहा हूँ उनको, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। उसमें इसने दो टाइप्स की बात की इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में। फर्स्ट उसने बात की है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना फंड रेज करने के लिए उनको जरूरत होती है फंड की, जिसने बात की थी एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपना बिजनेस, तो वो इशू करवाती हैं सिक्योरिटीज। अब उन्होंने सिक्योरिटीज इशू करवाई हैं और उन्होंने जो सेल की हैं अपनी सिक्योरिटीज शेयर, फर्स्ट टाइम जो सेल की हैं उसको हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट जो ऑर्गेनाइजेशन करती है। सेकेंडरी मार्केट जो होती है वो बाइंग्स एंड सेलिंग्स और सच सिक्योरिटीज, उसको बेसिकली हम ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने परचेज की हुई थी सिक्योरिटीज, मेरे पास मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं सेल करना चाह रहा था, मुझे किसी और कंपनी की परचेज करनी थी, कोई भी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से मैं सेल करना चाह रहा हूँ या परचेज करना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास मनी है मैं किसी और को सेल कर दूंगा या मैं किसी और से खरीद लूंगा, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के पास नहीं जाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी और पर्सन से खरीदूंगा जो ऑलरेडी इसने परचेज की हुई है।
तो ये सेकेंडरी मार्केट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में ही बात करेंगे हम मल्टीनेशनल कंपनीज एंड डोमेस्टिक फर्म्स कॉमनली ऑब्टेन लॉन्ग टर्म फंडिंग बाय इशूइंग स्टॉक लोकली। अब बात की थी हमने एक्सपैंड की। तब मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, डोमेस्टिकली करती हैं इश्यूज अपने शेयर्स को इश्यूज करके लॉन्ग टर्म फंडिंग करती हैं, क्योंकि कोई ये जो इश्यूज जो शेयर्स करते हैं वो कोई शॉर्ट टर्म नहीं होती कि आज दिया हमने कल दे दिया या महीने में वापस, एक लॉन्ग टर्म फंडिंग होती है। वो इश्यूज शेयर किए जाते हैं, उस पर डिविडेंड्स दिए जाते हैं। एक लॉन्ग टर्म ये सारा कुछ होता है, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैं इधर उनकी बात हो रही है। उसके बाद की एमएनसी आल्सो अट्रैक्ट फंड्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब इस ना यहाँ पे काफी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो दूसरे कंट्रीज के अपना फंड्स रेज करवाती हैं, फॉरेन शेयर इशू करती हैं, और उससे क्या होता है कि अपना एक इमेज बिल्ड करवाती हैं। अगर आप कोई यहाँ पे एडिडास नाइकी यहाँ पे कोई टॉप जो ब्रांड्स हैं उनका अगर आप देखें, वो पूरी वर्ल्ड में इस टाइम काम कर रहे हैं। आप आईफोन देखें, आईफोन के शेयर्स हैं किसी और कंपनी के ऐसे, जो इस टाइम पूरी दुनिया में हर बंदा जिसके परचेज करना चाह रहा है, एक इमेज उसने अपने बनाई है अपने फॉरेन कंट्रीज में। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं डोमेस्टिकली काम कर रहे हैं और फॉरेन की तरफ नहीं जाते। लेकिन हम यहाँ पे सब उनकी बात करेंगे जो फॉरेन जो है कंट्री, क्योंकि हमने इंटरनेशनली बात करनी है क्रॉस बाउंड्रीज। नेक्स्ट हम अपनी थ्योरी की तरफ आएंगे। कैपिटल मार्केट थ्योरी बेसिकली मार्कोविट जो थ्योरी थी उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, जिसमें विलियम शार्प और दो तीन और हैं, उन्होंने मिलके इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश की है, जिसमें इन्होंने अपना रिस्क फ्री एसेट इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कैपिटल मार्केट के अंदर। अब रिस्क फ्री एसेट क्या होता है? रिस्क फ्री एसेट वो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक में पैसे रखवाते हैं 1 लाख, वो आपको 6% उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं साल बाद। तो 6% मतलब 6,000 रुपये आपको बिना रिस्क लिए मिल रहा है। तो आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, रिस्क लेना रिस्क ना लेना। तो ये हम इस स्टूडियो को आगे डिटेल से पढ़ते हैं जिससे आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। It also assumes that investors are rational and mean variance optimizers are assumed by Markowitz portfolio theory। अब इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर क्या करना चाहते हैं, वो सब अपने बेनिफिट्स देखते हैं, इसमें देखते हैं कॉस्ट निकालते हैं कितनी आएगी, हमें क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमें ये खरीदना चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो वेल्थ मैक्सिमाइज होते हैं कि अपने जो वेल्थ होती है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, अपने पैसों को ज्यादा से ज्यादा जो है पैसों को ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, जिससे हमको कहता है हमें फीडबैक ज्यादा से ज्यादा, हमें रिटर्न हमें ज्यादा से ज्यादा आए। अगर हम इसको यहाँ पे इन्वेस्ट करें, रिस्क ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा उस पर रिटर्न आए। assumption इसकी फर्स्ट एग्जाम्पशन है, इन्वेस्टर मेक डिसीजन solely ऑन द बेसिक्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न असेसमेंट। अब यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर है वो अपनी असेसमेंट करके अपनी खुद अपना जो है एक डिसीजन ले सकता है कि ये मुझे परचेज करनी चाहिए या मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे रिस्क कितना है, तो वो अपना एक डिसीजन खुद ले सकता है। सिक्योरिटीज आर इन्फिनिटली डिविजिबल। अपने सिक्योरिटीज को आप डिविजिबल कर सकते, जरूरी नहीं है कि आपने अगर 1,000 शेयर्स लिए हैं तो आपका 1,000 के ही आपने सेल करने हैं, 1,000 ही परचेज करने हैं। आप उसको डिवाइड करके आधे किसी सेल भी कर सकते हो, कुछ अपने पास रख सकते हो, कुछ किसी को दे सकते हो। तो आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो, कोई इसमें आपको जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सेकंड बात है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग पहले होता है, हम देखते हैं होता क्या है। शॉर्ट सेलिंग वो होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक कंपनी का सुबह पता चला है कि उस कंपनी के शेयर्स जो हैं 5 रुपए इंक्रीज होंगे शाम तक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस स्टॉक एक्सचेंज को फोन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने ये चीजें, ये स्टॉक कंपनी के स्टॉक्स हैं उन्हें परचेज करने हैं। अब मैं वो शेयर्स जो हैं उस कंपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो परचेज कर लेता हूँ। अब कंपनी के जो शेयर्स हैं वो शाम को जब मैं सेल करता हूँ दोबारा, तो मुझे 5 रुपए प्रॉफिट के साथ, क्या होता है अगर 5 रुपए बढ़ गया तो मुझे 5 रुपए प्रॉफिट के साथ शेयर मिल गया।
देयर इज अ रिस्क फ्री एसेट इन द मार्केट बिसाइड रिस्की एसेट्स। ये कुछ रिस्क फ्री एसेट्स हैं, रिस्की एसेट के मुकाबले में कुछ रिस्क फ्री एसेट्स हैं जो हमें बिना रिस्क लिए हमें इतना रिटर्न मिल रहा है। और अगर हम किसी कंपनी में या किसी ऐसी जगह मार्केट में इन्वेस्ट करें जहां पे हमें रिस्क फ्री जैसा ही रिटर्न मिल रहा हो, तो हम जरूरी नहीं, हम कभी भी नहीं वहां जाके इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में। हाँ, अगर हमें रिटर्न ज्यादा मिल रहा है कुछ, तो हम वहां पे सोच सकते हैं कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट करो। वो भी जो रिस्की पर्सन हैं, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो उस साइड पे जाके रिस्क लेंगे। अब हम आएंगे कैपम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग में, जिससे हम अपना जो रिस्क है वो डिटरमाइन करते हैं। द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज द मॉडल used to determine a theoretically appropriate required rate of return of an asset। हमने इसमें आपको बताया कि हम इसमें अपना डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें इस एसेट पे हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर हम रिस्क फ्री रहते हैं तो हमें कितना मिलेगा। अगर हम किसी मार्केट में इतना रिस्क है, किसी कंपनी का इतना रिस्क है, तो हम वहां अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उधर हमें कितना फायदा हो सकता है। एज पर दिस मॉडल ओनली सिस्टमैटिक रिस्क इज प्राइस। इसमें सिर्फ सिस्टमैटिक होता है ठीक है। नॉन अनसिस्टमैटिक और डिवर्सिबल रिस्क जो होता है वो हम इसमें कैपिटल मार्केट में हम प्राइस ही नहीं करते, हम इसको लेते ही नहीं है। हमें सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को लेना होता है, जिसको अनडिवर्सिबल रिस्क भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स और सिक्योरिटीज और पोर्टफोलियो। अब इसमें हम बात करेंगे कि हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं सिस्टमैटिक रिस्क किसके देखते हैं हम, इंडिविजुअल एसेट्स का, सिक्योरिटीज का और पोर्टफोलियो का। लेकिन हम इसको आगे जाके भी डिवाइड कर देंगे सीएमएल एसएमएल में, क्योंकि कुछ जगह पे हम पोर्टफोलियो को अलग देखते हैं और इंडिविजुअल एसेट्स को भी, रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं। Hence, the capital market line, which shows the relationship between and total risk, should show a relationship between expected return and systematic risk। अब जो रिस्क होता है बीटा, जिसको हम बीटा कहते हैं, जिसका हम रिस्क शो करते हैं, कैपिटल मार्केट लाइन जो होती है सीएमएल होता है, वो तो रिलेशनशिप उसने बताया, वो हम डिटेल से आगे करेंगे। बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि बीटा होता क्या है। बीटा हमारा रिस्क होता है। अगर हमारा इक्वल टू वन है तो हम नॉर्मल रिस्क पे ही लेके जाते हैं। अगर हम इक्वल ग्रेटर देन वन है तो हम इसके हमारा रिस्क ज्यादा है इस कंपनी में, तो हमें रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इक्वल टू वन में अगर हमें मिल रहा है 6% रिटर्न, तो हमें 1.25 में हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए। अगर हमें 6 मिल रहा है तो हम उस पर सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो हमें रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। हाँ, अगर हमें लेस देन वन है, फॉर एग्जाम्पल 0.75 पे जा रहे हैं हम या 0.5 पे जा रहे हैं, तो अगर हम 5% पे भी चले जाएंगे, चलो 1-2% अगर कम भी होता है तो रिस्क भी तो कम हो रहा है। अगर हम रिस्क ज्यादा लेंगे तो हम रिटर्न भी ज्यादा, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो हम इस पे अपना रिस्क जो है डिटरमाइन करेंगे। assumptions क्या है? इन्वेस्टर्स आर वेल्थ मैक्सिमाइज। इन्वेस्टर्स क्या है, अपने जो वेल्थ है, अपना पैसा है, उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इन्वेस्टर्स कैन बोरो और लेंड अनलिमिटेड अमाउंट एज अ रिस्क फ्री रेट। अच्छा, अब इधर इन्होंने बात की, ये असम्पशन जो है ओरिजिनल जो रियल लाइफ है उसमें नहीं अप्लाई होती, क्योंकि इसमें इसने बात की इन्वेस्टर जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक में पैसे रखवा रहे हैं और हमें हमें 6% इंटरेस्ट दे रहा है उस पे, तो इसने उस पर बात किया कि आप बैंक से पैसे ले भी सकते हैं उनको 6% इंटरेस्ट पे। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर हम बैंक से पैसे लेने जाते हैं तो हमसे ज्यादा ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन अगर हम बैंक में रखवाते हैं तो वो हमें कम इसमें इंटरेस्ट देते हैं। तो ये जो है assumption रॉन्ग कही जाती है वैसे तो। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स में मैंने जैसे पीछे बात की थी कि अगर आप सुबह परचेज करके आपको लगता है कि इसमें जो है इंक्रीज होगी शाम तक, तो शाम को आप अगर सेल करना चाहते हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। आप कुछ घंटों के लिए भी परचेज करना चाहते हैं तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने साल के लिए परचेज करना है। आप जाए स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, कराची में, तो आप वहां से परचेज करें, कोई इशू नहीं है इसमें। ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम एक्सपेक्टेशन। अब एक पोर्टफोलियो बन गया। पहले एक पोर्टफोलियो नहीं था, हर किसी के एक अपने एग्जाम्पशन से, यार मुझे इतना रिटर्न आना चाहिए। तो वो वैसे ही था कि हमें यार, यहाँ भी जनरली कह दिया यार मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए, मैं इतना जो है 5% इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मुझे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इतना मुझे मिलना चाहिए। तो वो एक हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन अब जो है कैपम ने एक पोर्टफोलियो बना दिया, एक उसने रिस्क डिटरमाइन करने का एक मेथड बता दिया।
जिससे काफी इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशन सेम होते हैं कि एक कंपनी में अक्सर होता था, पहले ही होता था, एक कंपनी में आधे कहते थे, कुछ कहते थे इसने इंक्रीज होना है, कुछ कहते थे डिक्रीज होना है। अब मोस्टली जो है एक साइड पे ही मोस्टली होते हैं, क्योंकि एक पूरा जो है यहाँ पे हिस्टोरिकल जो है हम प्रैक्टिकली हम एक चीज को कर रहे हैं, और उसके मॉडल के थ्रू अगर हम उस चीज को कर रहे हैं तो हम ज्यादा एफिशिएंट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम रिटर्न उसको लेके आ सकते हैं। All financial assets are fully divisible, sold at any time at the market। इसमें वही बात की है कि अगर आप 500 1000 जितने भी शेयर्स हैं, आप ये नहीं कि अगर आपने सारे इकट्ठे खरीदे हैं, एक ही कंपनी के खरीदे हैं, एक ही बंदे से खरीदे हैं, एक तो इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप बेशक उसमें से 100 परचेज कर और 100 सेल कर दें, या 100 आप किसी को दे दें, या 50 अपने पास रखें बाकी सेल कर दें। तो इसमें कोई जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जितना चाहें अपने पास शेयर्स रख सकते हैं, जितने चाहें आप उसको सेल कर सकते हैं। नो टैक्सेशन, को टैक्स नहीं पड़ते, लेकिन ये भी assumption गलत कहा जाता है, टैक्स यहाँ पे लिया जाता है। और टैक्सेशन की बात की हमने। नो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। इसमें कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो वो सिक्योरिटीज की जो प्राइस है उसको इफेक्ट नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे जाके के 1000 शेयर या 500 मैं इन्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई बड़े भी इन्वेस्ट करता हूँ जाके, तो उससे जो है सिक्योरिटी की मार्केट में इतना उस वक्त इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा परचेज कर लेता हूँ अभी, तो साथ इफेक्ट पड़ जाएगा। तो किसी एक आधे इन्वेस्टर से उसके इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम बात करेंगे कैपम मॉडल, कैपम मॉडल की में ही बात करें, द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न रिक्वायर्ड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट वेदर इन स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज और इन बिजनेस प्रेशर। उसने बात की है रिलेशनशिप किसका है, रिटर्न रिक्वायर्ड। और अब मैं किस कोई सिक्योरिटीज हैं या बिजनेस ऑपरेशन में इसने बात की है, स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज और बिजनेस ऑपरेशन। अब इसने क्या कहा यहाँ पे, मैं इसका रिटर्न कितना रिक्वायर्ड चाहता हूँ, मैं रिक्वायर्ड कितना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 100, तो मैं चाहता हूँ कि यार मुझे अगर 6% 7% अगर मुझे हो रहा है, तो ये मेरी रिटर्न रिक्वायर्ड है। एंड इट सिस्टमेटिक रिस्क रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। अब फार्मूला में जो है हम क्या है, ई आर आई हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इंडिविजुअल, हम इसको कह सकते हैं, आई फॉर इंडिविजुअल होता है। आर एफ क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न हमारा होता है। बीटा आई क्या है, बीटा आई हमारे होता है फाइनेंशियल एसेट्स की जो बीटा की वैल्यू है। ई आर एम क्या होता है, ई फॉर हमारा आर एम जो होता है वो तो हमारा होता है रिटर्न ऑफ द मार्केट। ई से एक्सपेक्टेड रहता है, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, उसके बाद आ जाता है हमारा आर एफ, रिस्क रिटर्न नहीं है। अब कैपम में जो इसने बात की एक्सपेक्टेड रिटर्न की, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम जो फर्स्ट उसने बताया रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लस सिस्टमैटिक रिस्क। या अगर आप रिस्क प्रीमियम को प्लस करेंगे रिस्क फ्री रेट को, तो फिर भी आप निकाल सकते हैं रिवार्ड फॉर टाइम या रिवार्ड फॉर रिस्क, इसको करके भी हम कर सकते हैं। और उसने यहाँ बात की रिस्क फ्री रेट इज रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी विच डज नॉट हैव एनी रिस्क। अब जो आप लोग बैंक में पैसा रखवा रहे हो, लाख रुपए आपने रखवाया, आपको टाइम के बाद 6% उसमें 6,000 रुपये, लाख पीछे 6,000 रुपये अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो आपका रिस्क के लिए नहीं मिल रहा, रिस्क तो वहां पे है ही कोई नहीं, वो आपका टाइम कंजम्पशन में मिल रहा है। टाइम कंपनसेशन दे रहे हैं आपको वो, कि आपने उनको भाई इतनी देर पैसा रखवाया है, उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट जगह पर उनके इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया उस पर, तो उन्होंने आपको प्रॉफिट या लॉस पे नहीं दिया। आपने उनको पैसा रखवाया, उन्होंने उसको यूज किया, टाइम कुछ लिया उस पैसे पे, तो वो जो टाइम की ड्यूरेशन के आपको जिस पे पैसे मिल रहे हैं, ऊपर इंटरेस्ट मिला है, उसको हम कंपनसेशन कहते हैं, रिस्क फ्री रेट के, कि आपने रिस्क कोई भी नहीं लिया इसके अंदर। अब यहाँ पे एग्जांपल्स की थी, XYZ कंपनी थी, उसका रिस्क फ्री रेट 3% है, रिटर्न मार्केट का 10% है, बीटा 0.7%, लेस देन 1 है, तो कम रिस्क ही है इसका। अब उसने क्या क्या डिटरमाइन करो। अब यहाँ पे देखिए उसने फर्स्ट उसने रिस्क फ्री रिटर्न को हमने 0.03% को परसेंटेज को हमने डेसिमल में कर लिया। 0.75 क्या बीटा है हमारा। उसके बाद हमने 0.10 क्या रिटर्न मार्केट को हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल में, और माइनस वही रिस्क फ्री रिटर्न को, ये हमारा आता है 8.25%। Suppose that the return from a portfolio depends upon the risk-free rate award per unit of market risk and total risk of the portfolio। हम बेसिकली कैपिटल मार्केट लाइन में हम मार्केट पोर्टफोलियो की, हम पोर्टफोलियो जो हमारा है बेसिकली उसका हम रिस्क देखते हैं हमारा क्या है।
हमारा रिस्क फ्री रेट पे कितना हमें परसेंट मिल रही है, और उससे अगर हम इंक्रीज जा रहे हैं मार्केट में, तो हमें मार्केट में कितना जो है पोर्टफोलियो में हमें कितना रिस्क लेके कितना हमें रिटर्न मिल रहा है, हम इसमें वो देखते हैं कैपिटल में। द हाइयर द रिस्क द हाइयर विल बी एक्सपेक्टेड रिटर्न। वही बात कि जितना आप ज्यादा रिस्क लेंगे उतना आपके रिटर्न के चांसेस ज्यादा होंगे। लोअर रिस्क लोअर रिटर्न होता है। इक्वेशन क्या है इसकी? वो ERP। अब मैंने बात की थी कैपिटल मार्केट लाइन में हम पोर्टफोलियो को देते हैं। अब ये RP का मतलब क्या है? रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। RF रिस्क रिटर्न। उसके बाद हमारा आया इसमें RM। और हम क्या है हमारा ERM, बेसिकली हमारा RM तो होता है हमारा मार्केट रिटर्न। E स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड मार्केट माइनस RF रिस्क फ्री रिटर्न। आगे उसने डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, उसके आगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। हम इसमें इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट लाइन में। डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। अभी तक हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। CML shows a linear and positive relation between expected return and risk of the portfolio। इसमें हम एक्सपेक्टेड रिटर्न करते हैं किसका? पोर्टफोलियो का। इसमें हम इंडिविजुअल की सिक्योरिटीज को नहीं देखते, हम इसमें पोर्टफोलियो को देखते हैं। CML is tangent to original efficient frontier point। टेंजेंट क्या होता है? जहां पे इंटरेक्ट करती हैं दोनों चीजें। अब CML की लाइन जहां से इंटरेक्ट करेगी एफिशिएंट फ्रंटियर को, वो पॉइंट हमारा M होगा। ये आगे हम उसको डायग्राम में थोड़ा सा देखेंगे, जहां से आपको पता चलेगा, इजी आपको वहां से समझे। ओनली एफिशिएंट पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट ऑफ रिस्क फ्री एसेट एंड पोर्टफोलियो M लाइज ऑन CML। अब उसने यहाँ बात क्या की है? एफिशिएंट पोर्टफोलियो जो है वो रिस्क फ्री एसेट है, एंड पोर्टफोलियो M लाइज। अब बाद में ही मैंने बताइए, जो CML की जो लाइन है अपवर्ड जा रही है, वो इंटरेक्ट किससे करती है? एफिशिएंट फ्रंटियर से। और वो जो पॉइंट जहाँ पे इंटरेक्ट करती है उस पॉइंट को हम M कहते हैं। CML इज अपवर्ड स्लोपिंग, हमने बताया, जिसमें अपवर्ड जाती है, बिकॉज प्राइस ऑफ रिस्क मस्ट बी पॉजिटिव सिंस इन्वेस्टर आर रिस्क अवर्स। अब यहाँ पे अवॉइड रिस्क वर्स होता है, अवॉइड रिस्क करना है या थोड़ा सा रिस्क ज्यादा। तो अब यहाँ पे अगर किसी कोई भी इन्वेस्टर और रिस्क ज्यादा ले रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करता है हाइयर रिटर्न का भी। अगर वो रिस्क फ्री एसेट यूज कर रहा था, उसका तो एक ही रिटर्न है, उसको तो कोई टेंशन नहीं, उसको पता है कि मेरे इतने टाइम बाद मुझे इतने पैसे मिल जाने हैं, मुझे इतना इंटरेस्ट मिल जाना है। आगे हम इसकी बात करते हैं कैपिटल मार्केट लाइन की डायग्राम। कैपिटल मार्केट लाइन की हमारी जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, और उसके बाद दूसरी साइड पे हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। कैपिटल मार्केट लाइन में हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, बीटा हम लेते हैं हमेशा SML में। उसको ये हमें एफिशिएंट फ्रंट ईयर की लाइन आ गई, जिसमें पहले होता था कि कोई भी अपना जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न एक डिफरेंट होता था। हर किसी का होता था कि यार मुझे इस टाइम पे एक्सपेक्टेड मिलना चाहिए, इस पे टाइम पे रिटर्न मिलना चाहिए, इस टाइम पे रिटर्न मिलना चाहिए। तो एक डिफरेंट रिटर्न्स होते थे हर किसी के अपने। लेकिन कैपिटल मार्केट लाइन जो भी देखी है, कैपिटल मार्केट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, और ये जहाँ पे दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, RF ये रिस्क रिटर्न है, जहाँ पे हमें मिलेगी कैपिटल मार्केट लाइन है। और ये जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, यहाँ पे देखें, ये होगी हमारी M। यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, ये मार्केट रिस्क है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा मार्केट का रिस्क है, जहाँ पे एफिशिएंट है कैपिटल मार्केट लाइन है। अब इसको बहुत इजी बना दी है। अब यहाँ बात करेंगे दूसरी, जो हमने बात की थी सिक्योरिटी मार्केट लाइन की। सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इट डिस्प्लेज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी। अब मैंने बात की थी यहाँ पे कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन से तो वो इंडिविजुअल को देखती है, लेकिन हम कैपिटल मार्केट लाइन की बात करें, CML को, तो उसमें हम पोर्टफोलियो को देखते हैं। अब इसमें क्या है? सिस्टमेटिक और नॉन डाइवर्सिबल रिस्क जिसको कहते हैं, वो चीज को हम उसको देखते हैं। The risk of an individual risky security reflects the volatility of the return from security rather than the return of the portfolio। अब यहाँ पे वही बात नहीं है उसने कि हम इंडिविजुअल रिस्क को देखते हैं, हम मार्केट पोर्टफोलियो के रिस्क को हम यहाँ डिटरमाइन नहीं करते। कैपम को दो हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया गया, पोर्टफोलियो का और सिक्योरिटी मार्केट लाइन में हमने जो है उसमें इंडिविजुअल सिक्योरिटी की हम देखना चाहते हैं, तो हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन की तरफ जाएंगे। इक्वेशन इसकी क्या? SML इज इक्वल टू ERI। अब यहाँ देखें, हम आप RP यूज हुआ था CML में, SML में RI यूज हुआ। I मींस इंडिविजुअल। RF क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा। वही आपको बीटा ने बताया था, ये जो हमारा रिटर्न कर रहा हूँ, बीटा हमारा डिस्क होता है। जो ERM क्या है?
मार्केट का जो रिस्क है। आर एफ क्या है? आर एफ हमारा रिस्क फ्री रिटर्न है। बीटा आई बेसिकली हमारा इंडिविजुअल सिक्योरिटी का जो हमारा जो है रिस्क होता है ना, वो हमारा जो है बीटा बनता है सिक्योरिटी में। अब जिस तरह बीटा, ये वहाँ बीटा हमने वहाँ पीछे किया था सीएमएल में, वो हमें पोर्टफोलियो कैपिटल एसेट का रिस्क था। यहाँ भी कैपिटल एसेट की इंडिविजुअल सिक्योरिटी का हम रिस्क देखेंगे। उसके बाद वही आपको मैंने चीज बताई कि ई आर आई क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी होता है। ई आर एम इज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। बीटा वही अब नॉन डाइवर्सिबल सिस्टमैटिक रिस्क होता है, जो अब यहाँ पे आप देखते हैं इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का ही सारा। आर एम क्या होता है? मार्केट का रिटर्न होता है। और आर एफ रिस्क रिटर्न जो हमें पड़ा था। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज आर प्लॉटेड ऑन द एसएमएल ग्राफ। हम हमेशा इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को ही एसएमएल ग्राफ में ही करते हैं, क्योंकि हम कैपम को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम एसएमएल और सीएमएल को ही यूज करते हैं। एसएमएल एसएमएल हमारा पोर्टफोलियो, और एसएमएल हमारा इंडिविजुअल, और सीएमएल हमारा पोर्टफोलियो के लिए यूज होता है, तो इसमें प्लॉट करते हैं। इफ द सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न वर्सेस रिस्क इज प्लॉटेड अबव द एसएमएल, अगर हमारे एसएमएल से ज्यादा ऊपर हमारा जो है रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसको हम अंडर वैल्यूड कहेंगे। हमने उसको अंडर वैल्यू कर लिया था, लेकिन उसके रिटर्न ज्यादा है। सिंस द इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेटर रिटर्न, वो क्या जितना हम रिटर्न चाहते हैं उससे हमें ज्यादा मिला, लेकिन हम यहाँ पे ओवर लो वैल्यूड की बात करें कि वो नीचे आ जाता है। वैल्यू ओवर, ठीक है, हमने इसको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर दी, लेकिन हम उसका रिटर्न उतना नहीं मिला। डायग्राम है, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक्स एक्सिस में देखें ई आर आई, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का जो रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, और बीटा से हम इसको वाई में हमेशा डिनोट करते हैं। तो आपने देखा था हमने सीएमएल में क्या किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें हम बीटा करेंगे। इसमें हम जीरो को यूज करते हैं, जीरो में कोई हम रिस्क नहीं ले रहे उस टाइम पे हमारा है। अब देखिए मार्केट का रिटर्न वन में जो उसने बताया, रिस्क फ्री रिटर्न तो हम जीरो में लेंगे, हमें जीरो रिस्क का हम लेंगे। अगर हम वन का रिस्क आता है मार्केट रिटर्न, आप देखें ये जो पॉइंट मैंने अब बनाया है, इस पॉइंट पे हम क्या कहते हैं, इसको भी हम कहते हैं मार्केट लाइन को। ऊपर जो हम इससे जो है जितना भी हम एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न को, वो अंडर वैल्यूड होगा। और नीचे जो हम इसको एसएमएल की लाइन से नीचे जो उनसे हम करेंगे, उसको हम ओवर वैल्यूड कहेंगे। अब CML SML और डिफरेंस हम देखेंगे। CML इज अ लाइन दैट इज यूज्ड टू शो द रेट ऑफ रिटर्न व्हिच डिपेंड्स ऑन द रिस्क फ्री एसेट रिटर्न एंड लेवल ऑफ रिस्क ऑफ अ स्पेसिफिक पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे वही बात उसने की है कि हम तो एक तो हमने बताया था कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसमें, लेकिन हमने दोनों में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कैपम से आगे हम। लेकिन सीएमएल में हम पोर्टफोलियो को देखते हैं, एसएमएल में हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को ही देखते हैं हम इसमें। और इसमें हम देखते हैं हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो हमें कितना मिलेगा। वाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ। अब जो हमेशा सीएमएल में हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को। लेकिन बीटा में हम हमेशा बीटा में हमेशा यूज करते हैं एसएमएल के अंदर। हम जब रिस्क डिटरमाइन करना होता है ग्राफिकली, हम जिसमें यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात की सीएमएल एसएमएल में, नेक्स्ट उसने बात की है, while the capital market line graphs define efficient portfolio, the security market line graphs define both efficient and non-efficient। उसने कैपिटल मार्केट की बात की। कैपिटल मार्केट में वो कहता है कि सिर्फ एफिशिएंट पोर्टफोलियो है वो उसी को ही लेता है, लेकिन सिक्योरिटी मार्केट लाइन में वो दोनों को डिफाइन करता है, एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट। इसीलिए कहते हैं कि सीएमएल जो है वो ज्यादा एफिशिएंट जो है हमारा मॉडल है, इसके थ्रू हम अपने रिस्क को डिटरमाइन कर सकते हैं एसएमएल के मुकाबले में। द कैपिटल लाइन इज कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर। देखें सेकंड में उसने वही बात की, सुपीरियर, कि सीएमएल ज्यादा बेहतर है रिस्क को मेजर करने के लिए एसएमएल के मुकाबले में। थर्ड उसने बात की, वेयर द मार्केट पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री एसेट्स आर डिटरमाइंड बाय द सीएमएल। हम उसने कहा मार्केट पोर्टफोलियो के जो रिस्क फ्री एसेट का डिटरमाइन करते हैं वो सीएमएल में करते हैं। ऑल सिक्योरिटी फैक्टर्स आर डिटरमाइंड। अब सिक्योरिटी को जो डिटरमाइन करते हैं हम, इंडिविजुअल सिक्योरिटी को जिसने हमने भी डिटरमाइन किया था उसमें एसएमएल में करते हैं हम इसको डिटरमाइन। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।